बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशामुर रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। एक ऐसा रसूल जो पढ़कर सुनाता है तुम्हें अल्लाह ताला की रोशन आयतें, ताकि निकाल ले जाए उन्हें जो ईमान ले आए और नेक अमल करते रहे अंधेरों से नूर की तरफ। और जो ईमान लाता है अल्लाह ताला पर और नेक अमल करता है तो वो उसको दाखिल फरमा देगा बागात में, जिनके नीचे नहरें रवां हैं, जिनमें वो लोग ताअबद रहेंगे। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने उस मोमिन को बेहतरीन रिज़्क अता फरमाया। सूरह अत-तलाक की आयत नंबर 11 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इसका एहतराम करने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आज जुमातुल मुबारक है, 6 जमादुल अव्वल 1433 हिजरी, 30 मार्च सन 2012 है। और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराए देते हैं डिप्टी एडिटर रोजनामा नवाए वक्त जनाब सईद आसिफ साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है। सईद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश आमदीद जी। मेहरबानी। कैसे मिजाज है आपके? जी अल्लाह करम। आपकी इजाज़त से हम सबसे पहले अपनी लीड स्टोरी की जानिब बढ़ना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हवाले से खबर है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की नई कार्रवाई शुरू हो सकती है। 16 अप्रैल को मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। खत लिखने का हुक्म हतमी है। सुप्रीम कोर्ट एनआरओ फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। जस्टिस अतर सईद वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी है। केस के फैसले तक एनआरओ पर अमल दरामद के अहकामात मौखर किए जाएं। अटॉर्नी जनरल ये मुख्तलिफ मामला है। तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी रहने से वज़ीर आज़म एनआरओ केस पर अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने के हुक्म से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। जस्टिस नासरुल मुल्क क्या अदालती अहकामात की तशरीह वज़ीर आज़म या सेक्रेटरी कानून किया करेंगे? जस्टिस गुलजार के ये रिमार्क्स हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान रेंटल केस का महफूज फैसला आज सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के इस हुक्मनामे के हवाले से हम मोहतरम सईद आसिफ साहब से राय लेना चाहेंगे। खत लिखने का हुक्म हतमी है। हतमी है, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हुक्म अदालत उज़्मा का या किसी भी अदालत का हर हुक्म जो एक यानी कि एक हुक्म की हैसियत रखता है वो यकीनन उसे हुक्म ही समझना चाहिए। हतमी इस बारे में अब कोई पैरामीटर्स तयन करना कि ये हतमी है ये गैर हतमी है, मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है किसी अदालती हुक्म के बारे में ये कहना। लेकिन मैं थोड़ा सा अब इसमें जिस तरह यानी कि एक अदालती कार्रवाई के हवाले से जो होप्स पैदा होती हैं लोगों के जहनों में, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी शेक हो रही है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। यानी कि एकदम तवक्कुआत जब इतनी वाबस्ता हो जाती है उसके बाद जब कुछ आगे नज़र कुछ नहीं आता, आगे अंधेरा नज़र आता है, आगे मायूसी नज़र आती है, तो फिर लोग जो है ना थोड़ा सा एतमाद शेक होना शुरू हो जाता है। मेरा ख्याल है अदलिया को इस काबिल एहतराम इदारा है, हमारा आईनी इदारा है, इंसाफ का ज़ाहिर है दारो मदार इस इदारे पर है, जो अदल गुस्तरी हम जिसको कहते हैं, निज़ाम अदल जो है, तो इस पर अवाम का जो एतमाद है मेरा ख्याल है वो कायम रहना चाहिए और कायम रखने की कोशिश की जानी चाहिए। इसमें ज़ाहिर जिम्मेदारी निज़ाम अदल से वाबस्ता हर शख्सियत पर आयद होती है, चाहे वो वकील है, चाहे जज है, चाहे क्लाइंट है, चाहे हुकूमत है, सब पे यकसा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अदल गुस्तरी में जो है ना वो अवाम का एतमाद जो है वो मुतज़लज़ल ना होने दे। अब ये बदकिस्मती की बात है, ये तौहीन अदालत का जो केस हुआ, या इससे पहले कुछ यानी कि जो हाई प्रोफाइल बन गए जो केसेस, और जिससे फिर अवाम ने ये नतीजा अखज़ कर लिया कि अब शायद जो सिस्टम में जो गंद है, जो कबाहतें हैं, बुराइयाँ हैं, शायद निज़ाम अदल जो है इंसाफ की अमलदारी की वजह से हमें उनसे खलासी मिल जाए। लेकिन अब थोड़ी सी एक ऐसी फिजा बन रही है जैसे एक तासर बनता नज़र आ रहा है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन तासर ऐसा बन रहा है कि जैसे शायद कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है एक सिस्टम को बचाने के लिए इदारों के दरमियान। इसलिए अब शायद ये मामला जो है इसको थोड़ा सा लटकाने की स्ट्रेटजी होगी। अच्छा, कुछ इस हवाले से भी हमें समझाइएगा और हमारे नाज़रीन की इंफॉर्मेशन के लिए भी कि अब वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की नई कार्रवाई शुरू हो सकती है। 16 दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें मस्त रहें। खत नहीं लिखा।
नई कार्रवाई पहले ये मैं अर्ज करता हूँ, पहले ये टाल मटोल करते रहे, गुरेज करते रहे, किसी तरीके से हीले बहाने से अदालत को यकीन दिलाते रहे कि हम खत लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह ये वक्त गुजारी करते रहे। लेकिन अब यानी कि पिछली जो समाअत हुई है उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के जिस तरह एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आए, कैटेगरिकली उन्होंने डिनाई किया कि मैंने खत कोई नहीं लिखना। आप बेशक यानी कि उन्होंने अदालत को ये बावर कराया कि अब मैं आपकी 6 महीने की सजा भुगतने को तैयार हूँ। उनकी एक लॉजिक थी जो उन्होंने अपने वकील एतजाज आसम साहब के मशवरे पे यकीनन उन्होंने पेश की होगी कि मैं अगर ख़त लिखता हूँ तो आइन की दफ़ा 6 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब होऊंगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। आइन का जो तकाजा है वो अदलिया के एहतराम का भी तकाजा है, अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद कराने का भी तकाजा है। सही। तो अगर एक को डेविएट करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी दानिश में डेविएशन है, अगर यानी कि इस अदालती हुक्म की तामील में आइन से इनहराफ है, तो ख़त अदालती हुक्म की अदम तामील जो है वो भी आइन से इनहराफ के मुतरादिफ होगी। तो इसमें अब ज़ाहिर है जो नई कार्रवाई की जो बात कर रहे हैं ना, वो इस हवाले से है कि अब मेरा ख्याल है किसी मजीद गवाही की ज़रूरत नहीं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कि इन्होंने बादियुन नज़र में तौहीन अदालत की है या नहीं की है। अब तो कैटेगरिकली उन्होंने स्टेटमेंट दे दी हुई है कि मैंने ख़त नहीं लिखना। इसके बाद मेरा ख्याल है कि गुंजाइश रहती नहीं अब मजीद किसी कार्रवाई की, मजीद किसी शहादत की। बिल्कुल सही। अगली जो तारीख से बात है उस पर कैटेगरिकली कोई ना कोई फैसला आना चाहिए, ताकि कौम जो इस वक्त हेजान में मुब्तला है, जिस तरह जहनी खलफशार पैदा हो रहा है, जिस तरह इंतशार पैदा हो रहा है कौम के दिनों में, उससे कम से कम निजात मिल सकती है अगर थोड़ा सा अदलिया की तरफ से एक उम्मीद जो वाबस्ता हुई थी वो बरकरार रखी। बिल्कुल सही। और नाज़रीन, बात करेंगे अमन अमान की सूरत के हवाले से। कोयटा और कराची के हालात इंतहाई कशीदा हैं। कोयटा में फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक, ज़बरदस्त मुजाहरे गर्ल्स कॉलेज और थाना नजर आतिश मुजाहिरीन ने कांस्टेबल मार दिया। मस्तूंग में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 एहलकार कत्ल, हज़ारा टाउन से आने वाली गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की, खातून समेत 6 जाँ बहक, मुश्तल अफराद की तोड़फोड़, अहम मार्केटें बंद, सड़कें ब्लॉक, धरना, पुलिस और FC से झड़प, जवाबी फायरिंग में 2 हलाक मुतादिद गिरफ्तार। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज कोयटा में शटडाउन का ऐलान कर दिया। मस्तूंग में FAO की गाड़ी पर फायरिंग की गई। बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने नकलो हरकत महदूद कर दी। हंगामे गैर मुल्की ग्रेट गेम का हिस्सा है मुबसरीन। और कराची के हवाले से भी बात करेंगे, वहाँ भी हालात कशीदा हैं, अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं। कराची में फायरिंग तशद्दुद से मजीद 6 हलाक, 5 गाड़ियाँ जला दी गईं। अल्ताफ़ का फ़ोन, अमन व अमान पर जल्द इजलास बुलाऊंगा, जरदारी की यकीन दहानी। ANP का यौम सोग, बेशतर इलाकों में कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे बंद रहे, सड़कें वीरान। सईद आसिफ साहब, कोयटा और फिर कराची, पहले हम कोयटा की बात करना चाहेंगे कि वहाँ जो 7 अफराद जाँ बहक हुए, फिर इंतहाई कशीदा हालात हैं। ये कहा जा रहा है कि गैर मुल्की हाथ मुलविस है, ग्रेट गेम का हिस्सा है। आप इसको किस तरह से एनालाइज करेंगे? इसमें मैं बात करूंगा फिर वही सुप्रीम कोर्ट ने जिसका कंसर्न शो किया, इस यानी कि कोयटा के हालात के बारे में भी एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। पिछले दिनों रिमार्क्स आए थे चीफ जस्टिस साहब के कि यूँ लगता है जैसे हम पत्थर के ज़माने में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मेरा ख्याल है शायद उससे भी बदतर हमारे लिए हालात अब बन रहे हैं। इस मुल्क के यानी कि मुल्क का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ लोग सुकून से ज़िंदगी बसर करते नज़र आते हों। मसाइल इतने हैं और फिर उसके बाद अमन व अमान की सूरत हाल इतनी गंभीर है कि लोगों के लिए तो अमलन जिंदा रहना 2 बार हो चुका है, जिंदा दरगोर हो रहे हैं वहाँ। और कैफियत अब मैंने शायद इस प्रोग्राम में पहले भी अपनी एक गज़ल सुनाई थी इस मुनासबत से, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वही हालात है कि अब तो जीना भी हुआ दुश्वार, इलाही खैर हो, किस क़यामत के हैं ये आसार, इलाही खैर हो। तो ये बात तो यही है कि ये क़यामत के आसार जो है ये नौबत कौन लाता है, इस कौम पे ये अजाब मुसल्लत कैसे होते हैं, यही सोचने की बात है। अब कराची में आप देखिए वहाँ हुकूमती इत्तेहादी हैं और वही एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। और ये इतना यानी कि अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक ग्रुप का एक बंदा कत्ल होता है तो उसके बदले में 12 लाशें गिर जाती हैं। उसके अगले दिन दूसरे ग्रुप का एक आदमी कत्ल होता है तो उसके बदले 6-7 लाशें और गिर जाती हैं। तो ये अवाम जो है
सुप्रीम कोर्ट वो ने तो इस पर कुर्बानी का नोटिस बकरा लिया बनेगा। था, फिर सुप्रीम कोर्ट जी, पाकिस्तान का बिल्कुल। फैसला भी आया, फिर इसमें ये जी, चीज बिल्कुल। सामने है कि असलाह बहुत ज्यादा है, हाँ। दहशतगर्द ग्रुप सियासी जमातों के अंदर और पेनिट्रेट ऐसे किए है, हुए हैं, मौजूद हैं, सब और ऐसे- सियासी जमातें उनकी सरपरस्ती कर रही हैं, पुलिस के अंदर सियासी अनासर हैं, हाँ, सियासी सही बात, भर्तियां सही हैं। बात, सही आप किस तरह से देखते हैं कि आप ये जो मुजाहरे हुए इसमें ना पुलिस नजर आई, ना रेंजर्स नजर आई, लोग आराम से आते थे, दहशतगर्द आते थे, मार कर चले जाते थे, लोग खौफजदा थे, कोई उनको प्रोटेक्शन देने वाला नहीं था। अब यही बात है ना, अब आपने पुलिस और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की बात की कि वो कुछ नहीं करती, वो क्यों करेंगी कुछ, जब उन्हें पता है कि जब टारगेट किलिंग होनी है तो वो भी निशाना बनेगी उसमें, एक यानी कि टारगेट फिक्स जब हो जाता है। इसी तरह जब सियासी भर्तियां होंगी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में, तो वो जिनके एमा पे इन इदारों में आए होंगे तो उनके मुफादात की वो जरूर निगहदाश्त हालात करेंगे। ठीक कैसे होंगे हालात कराची के? मैं तो कहता हूँ कि बेरहम एहतसाब की जरूरत है। अब बेरहम पाबंदियां लगानी चाहिए सियासी जमातों पर इनकलाब खुलकर, जो कि होना चाहिए थे, जिसका लोग मुतालबा भी कर रहे थे। जी। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस की इसकी समाअत के दौरान जी, कि बिल्कुल। लगा दें पाबंदी, आप क्या होगा? पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं इस प्रोग्राम में। हालात ऐसे बन रहे हैं, धकेला जा रहा है कौम को इस जनब के खूनी इनकलाब जो है उसकी नौबत आए और सबका सफाया हो जाए, वन टू ऑल। जितना गंद है, और इस गंद में जो गालब इस गंद में लोग हैं वो मादूदे चंद हैं, वो गिनती के लोग हैं। ठीक। तो जब मेरा ख्याल है ऐसे बेरहम एहतसाब, ऐसे खूनी इनकलाब की वजह से ही मेरा ख्याल है हम किसी अच्छाई की तरफ जा सकते हैं, किसी इस्लाह की तरफ जा सकते हैं, वरना अब हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे कि अपने आप किसी ने खून तो सुधारना है। बहुत बह रहा है। हर एक की मुसलतें, तमाम इदारों की मुफादात हैं। जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, हर एक ने अपने अपने कान लपेट रखे हैं, आंखें बंद की हुई हैं। ऐसे है जैसे एडहाक किस्म की बेस पे कि चले आज का दिन गुजर जाए, ये लम्हा गुजर जाए किसी तरीके से। तो ये अगर पॉलिसियाँ होंगी हुक्मरानों की, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की, इंसाफ करने वालों की, और जिनसे लोगों ने तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं अपने मसाइल के हल के हवाले से, उनकी ये पॉलिसियाँ होंगी तो फिर एक बार फिर नाम लिया जा रहा है फौज का कि फौज कराची में आए, वो बेरहम तरीके से ऑपरेशन करे और जो जो अनासिर मुलविस हैं, जो जो दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, सजाएं दी जाए लोगों को। देखिए जी, बात यही है ना कि जब नाउमीदी हद से बढ़ जाए तो फिर जहर भी तरियाक लगता है। एक जब यानी कि जब दवा जो है वो कारगर ना हो रही हो, मौत को ना टाल रही हो, तो फिर जो जहर है वही दवा बन जाता है फिर। इसलिए आपने फौज की बात की तो वो मेरे ख्याल फराज ने कहा था कि क्या इसी जहर को तरियाक समझ कर पी ले, नासिहों को तो सुझाई नहीं देता कुछ भी। तो ऐसे ही हालात बन रहे हैं ना अब फौज के लिए। अगर यानी कि लोगों के जहनों में एक सोच पैदा होती है कि चले अब ये नहीं तो यही सही, तो ये आखिरी चारा कार के तौर पे ऐसे कबूलियत हो जाती है फिर फौज के लिए। मेरा ख्याल है हमारे ये सियासतदानों के ही कसूर है इसमें कि वो फौज को लाने की राह खुद ही हमवार करते हैं। अपनी नाहलियों, अपनी बदनज़मियों, बेतदबीरियों की वजह से ऐसे हालात जब आ जाते हैं, जब कौम मायूस होना शुरू हो जाती है, तो फिर मायूस होकर किसकी तरफ देखेगी? फिर कोई ना कोई तो जाहिर है फिर मदावा करने के लिए आगे बढ़ेगा ना। राइट, बिल्कुल सही। और एक और मसला जो कि इंतहाई अहम मसला है, लोड शेडिंग। नाज़रीन, उसके हवाले से खबरें शामिल करना चाहेंगे कि लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज जारी। मुस्लिम लीग नून के अरकान के ऐवान वज़ीर आला से पंजाब असम्बली तक मार्च। वज़ीर आज़म की 9 अप्रैल को एनर्जी कॉन्फ्रेंस बुलाने की हिदायत। अरकान सूबाई असम्बली की वफाकी हुकूमत लोड शेडिंग के खिलाफ नारेबाजी। असम्बली की सीढ़ियों पर धरना। ताजिरों ने कल शटर डाउन का ऐलान कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, सुन्नी फोरम और तहरीक इंसाफ आज यौम एहतजाज मनाएंगी। और दूसरी जानिब एक और खबर, नवाज शरीफ साहब का बयान शामिल करना चाहेंगे कि शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आने की बात दुरुस्त की। भारत सही कीमत पर बिजली दे तो ले लेनी चाहिए। नवाज शरीफ साबिक वज़ीर ममलिकत रईस मुनीर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। जिस घर में 20 घंटे बिजली नहीं आएगी वो सड़कों पर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? 31 मार्च को लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब का बयान है कि करप्ट हुक्मरानों की वजह से लोड शेडिंग, महंगाई का सामना है, मुल्क को फलाही रियासत बनाकर दम लेंगे। सईद आसिफ साहब से हम जानना चाहेंगे, जो मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया है और
ये कहा जा रहा है कि हम एहतजाज करेंगे। जब 20 से ज़्यादा घंटे बिजली ना होगी तो फिर एहतजाज के अलावा कोई चारा कार नहीं है। देखिए जी, यकीनन एहतजाज करना कौम का हक है और मुस्लिम लीग नून, उसकी पंजाब हुकूमत ज़ाहिर कौम की एक नुमाइंदा जमात है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसे पहले ही लीड करना चाहिए था। जब ये ऐसे मसाइल बन रहे हैं जिनसे निजात के लिए जो अवाम है वो अपने कायदीन की तरफ देखते हैं कि वो आगे आएँ और उनका सहारा बने, तो लेकिन मायूसी हुई, यानी कि मायूस हो के जब कौम सड़कों पे आई है, तो जिस तरह ये फिजा बनी थी, आपने देखा जिस तरह मुजाहरे हुए, तोड़ फोड़ हुई, ये इसकी बुनियादी यही वजह है कि ये बेक़ियादत मौक़ था, बेहंगम आप कहें इसको, यानी कि उसमें जज्बात थे, इश्तियाल था, तदबीर कोई नहीं थी। तदबीर ज़ाहिर क़यादत ने देना होती है। तो ये अच्छी बात है अब ये सामने आए हैं, और कल यानी कि जो पंजाब हुकूमत के जो वज़ीर हैं वो भी जुलूस में एहतजाज में शरीक थे, तो ये अच्छा है। लेकिन एक बात जो आपने ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये जो खबर आई है कि भारत से बिजली लेंगे, तो इससे अब देखिए यानी कि भारत जो है वो तो एक ट्रैप, एक फंदा डाल रहा है। भारत की अपनी बिजली की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, वहाँ इतनी डिमांड है बिजली की कि वो डिमांड पूरी नहीं कर रहा, वो हमें क्या देगा। इसलिए वो अगर पेशकश कर रहा है तो उसके पीछे कोई फंदा है, कोई चाल है। आपके ख्याल में वो चाल क्या हो सकती है? चाल आप देख लीजिए, उसकी जो प्लानिंग है वो तो हमें मारना चाहता है। अगर वो मुखलिस हो पाकिस्तान के तवानाई के मसले को हल करने के लिए, तो ये जो क्राइसिस पैदा हुआ है पानी की कमी की वजह से, इस वक्त जो हमारे जो 2 डैम है, तरबेला और मंगला डैम, वो डेड लेवल पर आ चुका है उनकी सतह पानी की। इसके पीछे भारत ही का हाथ है ना, कि उसने पानी रोका हुआ है, और उसके यानी कि पानी रोकने की वजह से फिर जो उसने कोई 170 के करीब उसने डैम बना लिए हुए हैं हमारे दरियाओं पर, उस वजह से जो हमारा पानी रोका है। अब अगर वो इखलास हो उसमें तो वो पानी छोड़ दे, ठीक, तो हम अपने वसाइल से खुद बिजली पैदा कर सकते हैं। इसी नुक्ते पर आपको रोकना चाहूंगा, एक खबर भी शामिल करना चाहूंगा। दफ्तर खारजा का नाज़िन बयान है कि भारत बहते दरिया पर डैम बना सकता है, बिजली दरामद करने के बारे में इल्म नहीं। दफ्तर खारजा भारत से दीगर मामलात पर बातचीत के लिए तारीखें तय की जा रही हैं, जिससे मनमोहन के दौरा इस्लामाबाद की राह हमवार होगी। तर्जुमान, ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबे के लिए माली मुआवनत की खातिर वफ्द आइंदा माह रूस जाएगा। अमरीकी जर्नलों की क्यानी से मुलाकात से जाहिर होता है कि राब्तों के चैनल्स खुले हैं। भारत बहते दरिया पर डैम बना सकता है। दफ्तर खारजा को ये बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई? बड़ी बेहमियती कोई नहीं हो सकती कि अपने आप कौमी मुफादात जो है उनको नेगेट करके अगर आप भारत को ये इस्तेहकाक तस्लीम कर रहे हैं कि वो ठीक है, ये तो हमारा भी इस्तेहकाक है ना। फिर जो दरिया बह रहे हैं उन पर डैम बनाना हमारा भी तो इस्तेहकाक है। अगर इस हमारे इस्तेहकाक पे इंडिया ने डाका डाला है, डाका डाल के उसने डैम तामीर किए हैं, तो क्या हम उसको भी जस्टिफाई करेंगे? ये दफ्तर खारजा का बयान तो उसको जस्टिफाई करता नजर आ रहा है कि उसका राइट है ये। उसने अगर मजीद डैम भी बना सकता है, जितने डैम हम डैम नहीं बनाएंगे, हम अपना सारा पानी जितना मौजूद है वो सारा समंदर में डालेंगे। यही तो डैम बनाना जो है ना वो हमारे ऊपर हराम है। और ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि ये हुक्मरानों का भी यही एटीट्यूड है, और जो मुतबादल क़यादत है मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी इंडिया के बारे में इतने रेशा ख़त्मी होते हैं, इतने यानी कि उनमें वो होती है उसके लिए फरीफ्ता होते हैं कि कहते हैं कि बस ठीक है। यहाँ पर आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा इंतहाई माज़रत के साथ, हमें एक ब्रेक के लिए जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद खबरें भी शामिल की जाएंगी, आपकी कॉल भी शामिल करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेब टुडे में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631269। आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी कॉल शामिल करने से पहले कुछ खबरें, मुख्तसर सी खबरें आप तक पहुँचाना चाहूँगा। वज़ीर-ए-आज़म कल चीन के दौरे पर जाएंगे। दूसरी जानिब यौमुल कुद्स आज मनाया जाएगा। मस्जिद अक्सा की आज़ादी पूरी उम्मत का फ़र्ज़ है, सैयद मुनव्वर हसन साहब का ये बयान है। और रेलवे और PIA के हवाले से 2 खबरें हैं कि स्क्रैप स्कैंडल, नैब ने GM रेलवे सईद अख्तर को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट से इजाज़त के बाद गिरफ्तार किया, आज नैब अदालत में पेश किया जाएगा। डायरेक्टर नैब इस्लामाबाद बुलाकर पकड़ा गया ज़राए। और PIA ने अंदरून और बैरून मुल्क किरायों में इजाफा कर दिया है। इतलाक 1 अप्रैल से होगा। किराए फ्यूल सरचार्ज में इजाफे की वजह से
बढ़ाए गए हैं। मोहतरम सईद आसिफ साहब की जात से हम पहले कॉल शामिल करना चाहेंगे। औरंगजेब साहब हमारे साथ मियां वाली से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सईद सर, मैं औरंगजेब खान बोल रहा हूँ। जी जी जी। देखिए इसमें अब ये जो बिजली का बुरान लोड शेडिंग का है, ये नवाए वक्त भी 3-4 कब से कर रहे हैं, रेफरेंडम भी कराया, लेकिन जिन लोगों ने मुखालफत की वो अभी तक उन पर किसी ने नहीं देंगे। मसलन असफंद वली हो गया, कल परवेज इलाही ने निशानदेही की, एक नवाज शरीफ ने पंजाब को बेच दी है। बात तो सही 18वीं तरमीम में इन्हें भी निशानदेही की जाए ताकि अवाम को पता रहे हमारे असल मुजरिम कौन है। अब ये तो वापडे के दफ्तर जलाना ये तो ठीक नहीं। वापडा क्या कर सकता है? डैम तो बनने नहीं दे रहा, जरदारी नहीं बनने दे रहा, या दूसरे नहीं बन रहे। दूसरी बात ये है कि जिन सूबों ने करारदादें पेश की थी, लोड शेडिंग वहां भी होने, रेट महंगी बिजली को उन्हें लगना चाहिए कि पंजाब को लगना चाहिए। पंजाब तो कहते हैं सस्ती बिजली पैदा करो, काला बाग बनाओ। थैंक यू वेरी मच औरंगजेब साहब, आपने मियां वाली से कॉल की। एक और कॉलर है, डॉक्टर जाहिर साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हुई है। तो हम औरंगजेब साहब ने जो बात की है, डैम कौन नहीं बनने दे रहा, यही बात है। मैं पहले भी यही अर्ज कर रहा था नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट के हवाले से। अब 18वीं तरमीम का इन्होंने जिक्र किया, उसमें यानी कि ANP जो है हुकूमती इत्तेहादी जो, उसके पास एक हथियार आ गया था कि 18वीं तरमीम अगर हुकूमत ने मंजूर करवानी है तो हम अपने सारे मुतालबात उससे तस्लीम करवा लें। और उसने 2 बेसिक मुतालबात उसने पेश किए, जिस पर मनवाया, ना सिर्फ हुकूमत को मनवाया, मुस्लिम लीग को भी बनवाया इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए। और वो 2 मुतालबा यही थे कि कालाबाग डैम का आप भूल जाए, आप इसकी फाइल जो है, वो कहते थे कि इसकी फाइल जो है दरिया सिंध में आप बना दें, और यही किया हुक्मरानों ने। ये मुतालबा माना। फिर खैबर पख्तूनख्वा का जो नाम है, इस पे इन्होंने कंसीड किया। तो ये जब ऐसी मुफाहमतों की सियासत होगी, ऐसी मुसलतों मजबूरियों के तहत हुक्मरानी होगी, तो उसमें मुल्क और कौम के मुफादात का कौन सोचेगा। यही अगर कालाबाग डैम बन गया होता, सियासत की नजर ना किया होता, तो आज यकीनन हमें तवानाई के क्राइसिस जो इस वक्त हमें दरपेश सामना ना करना पड़ता। बिल्कुल सामना। रशीद साहब की कॉल शामिल करेंगे लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रशीद साहब फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा ये सवाल है, मुल्क में आज जो बिजली का बुरहान है, पानी का बुरहान है, महंगाई का, पेट्रोल का जितना बुरहान है ना, ये सिर्फ हुक्मरानों की करप्शन है। अगर शुरू से लेके आज तक हुक्मरान करप्शन ना करते तो हमारा मुल्क ये किसी भी अपना करप्शन, अपना जो मुल्क में ये बहरान है, इंशाल्लाह आज तक ये खत्म हो जाता होता। राइट रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच। बिजली के बहरान की बुनियादी वजह करप्शन है। करप्शन तो हर मसले की वजह है जी। इसमें आप बिजली का बहरान ले लें, दूसरी महंगाई ले लें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ले लें, बदनज़मी ले लें, बैड गवर्नेंस ले लें, हुक्मरानों के जो अल्ले तल्ले हैं वो इस करप्शन की वजह से ही हो रहे हैं। तो करप्शन तो बुनियादी जड़ है खराबियों की हमारी सोसाइटी में। इसके तदारक के लिए बातें तो बहुत होती हैं, मुख्तलिफ फोरमों पे आवाज़ें उठाई जाती हैं। यहाँ हमारे TV चैनल्स के टॉक शोज़ में भी बड़े बड़े बुलंद बाग दावे किए जाते हैं, लेकिन अमल जो है ना, कोई स्टेप उठाया जाता नज़र नहीं आ रहा। मेन जो है इस सिस्टम की खराबी जो है वो करप्शन की वजह से ही है। और मेरा ख्याल है सबको अहद करना चाहिए कि हम आगे अगर कोई हमने इस्लाह की कोई सूरत पैदा करनी है, जो सिस्टम अगर इस्तेहकाम देना है इसको, तो हम करप्शन से पाक मुआशरे की तरफ एक स्टेप लें। और उसमें जाहिर है, और ये अहद लेकर तो हमारे सियासतदान हलफ उठाकर अल्लाह का नाम लेकर ही इक़्तिदार में आते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं, लेकिन फिर चौधरी शुजात को ये कहना पड़ता है कि वो सब झूठ बोलते हैं इक़्तिदार आने के बाद, हलफ उठाने के बाद। तो वो जाहिर अपने समेत वो कह रहे हैं ना कि हम सब झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट के फोरम पे आके हम हलफ उठाते हैं और उसके बाद झूठ बोलना शुरू हो जाता है। जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने इंतखाबात में की होती है, फिर उसकी रिकवरी की मुहिम शुरू कर दी जाती है। अगर किसी ने 1 करोड़ लगाया तो 10 करोड़ उसने खींचने हैं विद इन अ मंथ। जाहिर है भाई, जब इंतखाबी इखराजात जब आप देख लें कि 30 लाख रुपए सूबाई असम्बली के लिए, 50 लाख रुपए कौमी असम्बली के लिए, ये तो यानी लिखत पढ़त में है इतनी इजाजत। इसके अलावा करोड़ लगाया जाता है, यानी कि खर्चा किया जाता है, तो फिर जाहिर है वो वसूला भी तो जाएगा ना। आगे के इंतखाबात के लिए अपने आप को महफूज करने के लिए उससे दुगने पैसे कमाए भी तो जाएंगे। तो करप्शन की बात की है तो वज़ीर-ए-आज़म गिलानी के बेटे के हवाले से एक खबर भी शामिल कर लेते हैं कि मूसा गिलानी के मुबैना ईमा पर ममनुआ केमिकल कोटा सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। सेक्रेटरी नार्कोटिक्स की हिदायत पर
मूसा उनके PS के खिलाफ अपील की वापसी चाहते हैं। कमांडर फ़हीम, हसास मामला है, ऐसा नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस, समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी, इल्ज़ाम झूठे हैं मूसा गिलानी का। ये कहना है। 2 कॉलर शामिल करना चाहेंगे। फरजाना साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि परवेज इलाही इनके कहने पे कोई वो ये नहीं है कि नवाज शरीफ ने भेज दिया वाकई मुल्क में। अगर वो कोई ऐसी बात कर भी रहे हैं तो साथ साथ मुल्क के लिए भी काम कर रहे हैं। और नंबर 2, अब लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कौन सी 2 दहशतगर्द जमायतें हैं जो कि मुल्क में फसाद पैदा कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। मिसेस जावेद साहब अभी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम भाई, पहले आप लोगों को और आसिफ भाई को सलाम। मैं ये कहूँगी कि ये जो हमारे 35 साल से 25 साल से चढ़े हुए 2 जमातें, वो अपना रिजल्ट तो पहले हमें बताएंगे क्या शो किया, उसके बाद वो कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि अगली दफा हम दोनों मखलूत हुकूमत बना के तो फिर यही साइकिल रिपीट करेंगे। तो ये कोई फायदा नहीं। हमें चेंज चाहिए, चाहे हमें ईरान से ही बंदा लाना पड़े। इमरान खान की बात नहीं है, हम किसी पार्टी की नहीं है, लेकिन इन्होंने मुल्क बहुत तबाह किया और उसके बावजूद भी प्राउडली ये फिर तैयार हैं इलेक्शन के लिए। तो ये तो दिस इज नो वे। इनको पनिशमेंट कब स्टार्ट होगी? अभी तो पनिशमेंट आवाम खा रही है, बिल्कुल खुशियां कर रही है। मिसेस जावेद साहब, आपका पॉइंट जो आपने रेज किया कि पनिशमेंट होनी चाहिए, मिलनी चाहिए जो कल्प्रिट्स हैं, जो कि मुजरिम हैं उन्हें। मुस्तफ़ा साहब की कॉल भी शामिल कर लेते हैं। फिर तीनों कॉल्स पर हम तबसरा भी लेंगे मौसम सईद आसिफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको भी आसिफ साहब को सलाम। बड़ी मुद्दत बाद आज ये जी नसीब हुआ टीवी देखना, वरना तो बिजली नहीं होती। मैं एक दूसरा चैनल है लाहौर का, उन्होंने एक सवाल छोड़ा हुआ है, मैं अगर आप इजाजत दें कि मीडिया जो है उसका क्या रोल रहा है, तो मैं उस सिलसिले में अगर बात कर दूं तो मीडिया का जो रोल है, आप जैसे चैनल्स के अलावा या आप जैसे एंकर्स के अलावा बदतरीन रोल है पाकिस्तान में। मैं तो ये कहूंगा, मैंने आपके प्रोग्रामों में सैकड़ों दफा कहा होगा कि ये तमाम चैनल्स जो है 90% बंद करें। ये जो 24 घंटे जो बेहयाई, बेगैरती, इंडियनाइज्ड और वेस्टर्नाइज्ड और इजराइलाइज्ड कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, तबाह कर दिया। जब से ये चैनल इतने खुले हैं, पाकिस्तान की तबाही, करप्शन, रोटी, कपड़ा, बिजली, मकान के मसाइल हजारों गुना बढ़ गए। इन सब को बंद करें, 3500 मेगावाट आपकी बचेगी। और क्लीन चैनल जैसे आपका है, उसके मखसूस आवर्स हों, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम और शाम को। और आप देखिए सारा टीवी प्रोग्राम जो है जाया होता है वक्त, कौम का पैसा, बिजली, कोई भी नहीं देखता। रिमोट कंट्रोल पकड़े हुए आप किसी भी चैनल को नहीं। और सिवाय इसके कि ये बीमारियां और ब्लड प्रेशर और साइकोटिक लोगों को कर रहे हैं, ये बंद करने चाहिए। मैं कहूंगा इसके ऊपर एक मूवमेंट चलनी चाहिए। ठीक मुस्तफा साहब, थैंक यू वेरी मच जी। आपको जाती राय अभी हम इस पर राय भी लेंगे। उमर साहब की कॉल भी शामिल कर लेते हैं। उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सर, एक मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा। जी जी फरमाइए। कि माजूर अफराद के लिए जो स्पेशल एजुकेशन सेंटर बने हैं पूरे पंजाब में, वहाँ इतनी करप्शन हो रही है कि आपको बता नहीं सकता। पहली तो बात है कि जितने भी सरकारी स्कूल बने हैं वो सरकारी बिल्डिंग नहीं उनके पास है। पहले तो वो तालीम दी है तो 2% तालीम के मौके ही नहीं दे रहे। अगर दूसरे बच्चों के लिए इतने प्राइवेट सरकारी स्कूल है 64,000 के करीब, हमें 215 प्राइमरी स्कूल मिले हैं जो अब अपग्रेड हो गए हुए हैं। उसमें भी ना बच्चों को दूध मिलता है, ना यूनिफॉर्म मिलती है, ना वो गाड़ी जो सहूलतें मिलती हैं वो मिलती हैं। हमारे इन मजदूर बच्चों के लिए आवाज उठाया करें। तो वो पहले तो उनके बेसिकली ना उनके पास तालीम है, ना रोजगार है, ना मेडिकल सहूलतें हैं, और 87% मजदूर तही इलाकों में रहते हैं। उनकी आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। उमर साहब, थैंक यू वेरी मच। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले मेरा ख्याल इसी उमर साहब पर इस हवाले से भी कि ये एक मौजू है ऐसा, एक यानी कि एक डिसेबल्ड, हम डिसेबल्ड नहीं कहना चाहिए वैसे, मुआशरे का हिस्सा है वो। तो इसमें अब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर जो है वो एक दानिश स्कूल का सिस्टम उन्होंने शुरू किया है, यानी कि लायक बच्चों को आगे लाने के लिए। फिर लैपटॉप जिस तरह तकसीम किए जा रहे हैं, एक प्रमोशन है। तो उन्हें मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम की वसातत से उमर साहब की जो जज्बात है हमें कन्वे करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को कि इस तरफ भी तवज्जो दे। ये बड़ा संगीन मसला है। करप्शन का भी यकीनन खात्मा, हर इदारे से करप्शन का खात्मा होना चाहिए, लेकिन जो मसाइल हल तलब हैं जिस इदारे में, और ख़ास तौर पे ये माजूरों से रिलेटेड जो इदारा है, इसमें जो मसाइल है उनको प्रायोरिटी की बुनियाद पे हल करने। मुस्तफा साहब ने जो मीडिया के हवाले से, हाँ, मुस्तफा साहब का कंसर्न बिल्कुल मैं उनसे 100% मुत्तफिक हूँ। ये ठीक है, मीडिया ने जिस तरह यानी कि ये निजी सतह पे जो टीवी चैनल्स आए, एक कौम को उन्होंने एक आवाज़ भी दी है, कौम को ज़ुबान भी दी है, एक लहजा, एक सलीका
बात करने का भी यानी कि कौम के दिलों में पैदा किया है, अपने मसाइल को उजागर करने के लिए उनमें शऊर भी उजागर किया है कि आप कैसे एजिटेट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बातें उन्होंने बताई हैं, जिस तरह यानी कि और अल्लाह माशाल्लाह ये तो इंतहा हो गई है, हर टीवी चैनल पे जिस तरह इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह इंडियन चैनल्स के प्रोग्राम टेलीकास्ट किए जाते हैं हमारे चैनल पे, ये बात शर्म है सिवाय वक्त टीवी के। यकीनन वक्त टीवी का तो एक अपना मिशन है, अपना एक मंशूर है, अपना प्रोग्राम है, एक यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से, दो कौमी नज़रिए के हवाले से हम तो उसी की बात करते हैं। लेकिन दूसरे चैनल्स पे बिल्कुल नफ़ी होती है पाकिस्तान के कल्चर की, पाकिस्तान इस्लामी मुआशरे की, बल्कि नफ़ी ही नहीं होती, तज़हीक का निशाना भी बनाया जाता है। मेरा ख्याल है इसकी ज़रूर हौसला सीखनी होनी चाहिए। ये पता नहीं, शायद हुक्मरानों का ये ख्याल होगा कि हम एक अफीम की ये गोली है, ये लगा दे कौम को तो वो ये देखती रहेगी, सोई रहेगी, हमारी तरफ आंख नहीं उठाएगी। सवाल उठता है यही हिकमत अमली होगी इसमें। लेकिन जो इखलाकी तौर पर जो मुआशरा इन्हतात पजीर हो रहा है, इस वजह से इससे जो बुराइयाँ जन्म लेगी वो बड़ी खौफनाक होगी। इस पर काबू पाना चाहिए। बिल्कुल सही। और मीडिया के इदारों को खुद इस्लाह करनी चाहिए और खुद एहतसाब करना चाहिए अपने अपने पॉलिसीज़ का और अपने अपने प्रोग्राम्स का भी। और आज हम तमाम कॉलर्स के मशकूर हैं जिन्होंने आज के प्रोग्राम में कॉल्स की, और अब बढ़ेंगे आज के नए वक्त कॉलम की जानिब। नाज़रीन, आज का कॉलम फ़िक्र ख्याल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब का कॉलम है, वर्ल्ड पावर बैलेंस और SCO। लिखते हैं कि सोवियत यूनियन के ज़वाल पजीर होकर हवा में मुअल्लक हो जाने और नतीजतन सर्द जंग के खात्मे ने अमरीकी रिवायती रऊनत में दरिंदगी का रंग भी भर लिया, जिसके फ़ौरन बाद 90 की दहाई के अवाइल में ही पहली गल्फ जंग की शक्ल में हम मुसलमानों का बेमकसद कत्लेआम शुरू हो गया, जो अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी मीडिया के शैतानी इत्तेहाद सलासा की तरफ से एक नंगी जारियत का इर्तिकाब था। इस पस मंजर में 26 अप्रैल 1996 को चीन के शहर शंघाई में कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें चीन और रूस के अलावा कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान ने भी शिरकत की और इस फोरम का नाम शंघाई 5 रखा गया। इसके बाद 15 जून 2001 को जब इसमें उज़्बेकिस्तान भी शामिल हो गया तो इस इत्तेहाद के नाम को बदल कर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO रख दिया गया और पाकिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान और मंगोलिया को भी ऑब्जर्वर की हैसियत में SCO में बैठने की इजाज़त मिल गई। कहा यह जा रहा है कि SCO के क़याम से अब शायद एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर सामने आए जिससे छोटे ममालिक की इज्जत व आबरू और सलामती पर मगरबी ताकतें मौजूदा अंदाज में बेजिगरी से डाके ना डाल सकें। यही वजह है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर को जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर ही कहा जाएगा। और इस पर हम बात करना चाहेंगे, एक तो वर्ल्ड पावर बैलेंस और SCO का किरदार। इसमें देखिए, अब ये जनरल क़य्यूम साहब ने ये जो रिसेंट सियोल में हुई है ना कॉन्फ्रेंस, ये जौहरी सलामती कॉन्फ्रेंस जिसका नाम दिया गया, तो उसमें भी देखिए अब यानी कि गालिब जो है वो अमेरिका ही था उसमें। बिल्कुल ठीक। और नाम उसको दिया गया यानी कि कैसे बचाया जाएगा जौहरी खतरात से दुनिया को, लेकिन अमलन जो है वो अमेरिका की हेजमनी, इसमें तसल्लुत जो है जौहरी हवाले से, जौहरी फैलाव के हवाले से वो पहले भी था अब भी, यानी कि इसका मकसद इस कॉन्फ्रेंस का जो मुझे नजर आया वो सिर्फ डांट पिलाना था पाकिस्तान को, ईरान को और शिमाली कोरिया को। शिमाली कोरिया और ईरान को बाकायदा तंबीह की ओबामा साहब ने कि आप अपना एटमी प्रोग्राम जो वो तर्क कर दें। पाकिस्तान को वार्निंग दी कि आपके एटमी हथियार जो है वो दहशतगर्दों के हाथ नहीं लगने चाहिए। तो यही मकसद था इस कॉन्फ्रेंस और बबांगे दोहल ये कहा गया कि वो बच्चा जो कि नाजायज औलाद है, यानी इसराइल जो कि अमेरिका की नाजायज औलाद है, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। और अमेरिका की पॉलिसीज यही है, बराक ओबामा का मिशन भी यही है, आज यौमुल कुद्स भी है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, ये वाकई एक कौम बहैसियत कौम बतौर मुस्लिम उम्मा ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। यौमुल कुद्स हमने मनाना है, तो अब देखिए जो इसराइल का जो यानी कि गलबा है वहाँ बैतुल मक़दस और जिस फ़लस्तीनियों का जिसका कत्लेआम किया जा रहा है, तो इस तनाज़र में जो है हमें देखना है। और ये जनरल क़य्यूम साहब ने जो ताकत के तवाज़ुन की बात की, ये इसी हवाले से है कि जिस तरह गैर मुतवाज़न होगी ये दुनिया में, अब इनबैलेंस्ड हो गई ये दुनिया, उसके लिए ज़रूरी है कि अब एक नया, जिसका उन्होंने कहा कि एक वर्ल्ड ऑर्डर नया आना चाहिए। तो उसमें ये SCO जो है, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है,
ये यकीनन फ्रूटफुल हो सकती है। इस वाले से इसमें पाकिस्तान भी मुबस्सर की हैसियत है, उनकी ख्वाहिश है कि इसको बाकायदा मेंबरशिप लेनी चाहिए। तो ये जरूरत है, आज का तकाजा भी है ये कि एक ताकत का नया तवाज़ुन इस खित्ते में कायम होना चाहिए, ताकि जो एक बदमस्त हाथी रौंदने का जो अज़ाइम रखता है दुनिया को, उसको नकेल डाली जा सके। बिल्कुल सही, और इसको नकेल डाली जाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, कॉलम ज़रूर पढ़िएगा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब का। और अब बढ़ेंगे आज के नवाब वक्त इदारे की जानिब। आज का नवाब वक्त इदारिया है कि 5000 मेगावाट बिजली फराहम करने की भारतीय पेशकश और मनमोहन का दौरा पाकिस्तान से इनकार। दुश्मन के किसी ट्रैप में ना आए और उससे अपने हिस्से का पानी छीने। भारत ने पाकिस्तान को तवानाई की जरूरियात हंगामी बुनियादों पर पूरी करने के लिए 5000 मेगावाट बिजली रोजाना की बुनियाद पर फराहम करने की पेशकश की है और यकीन दिलाया कि यह बिजली बिला ताखीर पंजाब के रास्ते फराहम की जाएगी। आखिरी लाइन यह है कि कौमी गैरत का तकाजा है कि बिजली की फराहमी की कोई भारतीय पेशकश कबूल ना की जाए और उसे बावर करवाया जाए कि वो हमारे हिस्से का पानी दरियाओं में छोड़ दे। हम उससे ही तवानाई के बहरान पर काबू पा लेंगे। इदारिये पर मुख्तसर राय मोहतरम सईद आसिफ साहब से यही हम पहले डिस्कस कर रहे थे इस हवाले से कि इंडिया के जो अज़ाइम है वो तो हमें मारने के, वो अगर पेशकश कर रहा है बिजली हमें फराहम करने की, तो उसके पीछे भी कोई साजिश है, कोई फंदा है, कोई जाल है उसका, जिसमें वो हमें फंसाना चाहता है। इसलिए हमारे हुक्मरानों को बहुत सोच विचार से काम लेके इस पेशकश पर कोई फैसला करना चाहिए। ऐसे नहीं पाकिस्तान का दौरा ना करने का ऐलान किया है, ये भी कोई प्रेशर टैक्टिक्स है इनकी। इस इदारे में उसका भी जिक्र किया गया है कि आप एक तरफ तो मनमोहन साहब यानी कि आप उनकी ये देखिए कि एक तरफ तो वो ऐसी कड़ी शराइत डिक्टेशन देकर वो अपना दौरे को मशरूत कर रहा है कि आप ये हालात बनाएंगे तो मैं दौरा करूँगा। उसके अलावा जो वुलर बिराज का मसला था उस पर भी यानी कि वो हमें गुच्चा दे रहा है कि अब आप यानी कि इस पर कोई मुज़ाकरात हमारे साथ नहीं होंगे, हम वहाँ जाएंगे, सालसी में जाएंगे। तो जो इंडिया हमारे साथ ऐसे अज़ाइम रखता है, क्या उससे तवक्कुह की जा सकती है कि वो हमें बिजली देकर हमें यानी कि हमें फलने फूलने का मौका देगा? वो तो हमें मारना चाहता है। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मसले पर भी खुद नोटिस लेना चाहिए? मुख्तसर जाना चाहेंगे। और जमात अली शाह साहब जो कि कहते हैं कि मुझ पर इल्जाम लगाने वालों को अदालत में घसीटूंगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका खुद नोटिस ले और वो तमाम को तलब करे। बात अब जमात अली शाह की क्या करे? अभी आपने दफ्तर खारजा का एक बयान पढ़ा कि इंडिया को हक हासिल है बहते पानियों पर डैम बनाने का, तो यही बात तो जमात अली शाह ने की है ना। इंडिया में जाकर उसने यही कहा था कि डैम तामीर करना इंडिया का हक है। जी साहब, माजरत के साथ वक्त की कमी है, वरना मजीद गुफ्तगू भी होती है। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में मुलाकात भी होगी और मजीद गुफ्तगू भी होगी। आखिर में फरमाने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहेंगे कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान उनका ममनून रहेगा और उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा ताज़ा रहेगी जिन्होंने इस मकसद के लिए अपनी जानें दी और वो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। जुमातुल विदा 17 अगस्त 1947 को कायद का ये फरमान, और यकीनन हम तमाम उन शोहदा के लिए दुआ गो हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए। और नाज़रीन, एहतशाम रहमान को नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।